हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया मस्त होंगे बिल्कुल। और अपने सीटेट 14 दिसंबर, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, आपका एग्ज़ाम जो 15 दिसंबर को होने वाला था वो अब एक दिन पहले होगा। 14 दिसंबर 2024 के लिए हम लोग अपनी तैयारी को कर रहे हैं और उसमें हम लोग कंटेंट तो पढ़ ही रहे हैं, सीडीपी में जितना कुछ पढ़ना है हमको, साथ में हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं। और उस पीवाईक्यूज के सीक्वेंस में आज हम लोग हिंदी को करने वाले हैं। ओके, हिंदी को लास्ट टर्न पे भी हमने हिंदी डिस्कस करी है, वो आपका जनवरी 2024 का पेपर 2 था। आज हम लोग अगस्त 2023 का पेपर एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हिंदी के क्वेश्चंस वहाँ पे बने। और ध्यान रखिएगा बेटा कि किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं लगना चाहिए कि जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं हूबहू आएंगे। सीटेट की परीक्षा में जो लोग पहली बार अपीयर हो रहे हैं वो लोग बिल्कुल इस बात को दिमाग से हटा दें कि पीवाईक्यूज करने का मीन ये नहीं होता कि क्वेश्चन जैसे हम अभी पढ़ेंगे सेम वैसे आने हैं। बट क्या है कि पीवाईक्यूज से, डिस्कशन से जो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं बेटा वहीं से क्वेश्चन बनता है। और यही चीज़ अक्सर स्टूडेंट मिस कर देता है। तो जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा स्कोर होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को 30 में से 30 नंबर चाहिए हिंदी में, ठीक है, वो पूरा वीडियो देखेगा। जिसको कम चाहिए हो, जितना समय कम दोगे उतने नंबर कम हो जाएंगे। इसमें बड़ा सिंपल सा फैक्ट है। और हाँ, एक चीज़ और भी है बेटा, याद करो कि परीक्षा के दिन कि हमने आपसे क्या बात करी थी और क्या डिस्कशन किया, मैंने आपको क्या सिखाया। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तैयार हो जाओ, पेशेंस के साथ बैठिएगा। कम से कम 25 मिनट की क्लास होगी, कम से कम 30 क्वेश्चन डिस्कशन करने में टाइम तो खर्च होता है ना। ठीक है, और मैं सीधे आंसर्स नहीं बता रहा हूँ, आपको ये भी बताऊँगा कि वो ऑप्शन क्यों होगा। ओके, चलिए, सेशन अगर पसंद आता है तो बेटा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी सेक्शन हो जाता है मेरे लिए एक्चुअली, है ना। और जो विद्यार्थी आज फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे बेटा। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन वीडियो की हो अगले लेक्चर की वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी का फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ चुका है। थोड़ा सा इसको और जूम कर लिया जाए ताकि आप तक आपको ठीक से नज़र आएगी ये चीज़ें ना। और चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप देख ही रहे होंगे। दूसरी बात ये है कि बच्चा मोस्टली हर स्टूडेंट का लैंग्वेज फर्स्ट आपका हिंदी होता है, तो उस हिसाब से मैं हिंदी कराऊंगा और लैंग्वेज 2 भी कराऊंगा, इसके लिए परेशान ना होइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, बोर्ड ने आपको शुद्ध भाषा में निर्देश दिया है जो अक्सर आप भूल कर जाते हो कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा लेकिन सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिएगा। असल में कुछ विद्यार्थी ना किसी भी क्वेश्चन का उत्तर याद करने की कोशिश करते हैं, बेटा ऐसा करोगे ना तो सीटेट में कभी कुछ होने वाला नहीं है। सीटेट की परीक्षा अगर आपको अच्छे स्कोर में पास करनी है तो क्वेश्चन को समझना शुरू कर दीजिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आपकी परीक्षा सबसे आसान है ये। और जितना स्कोर यहाँ पे कर सकते हो उतना किसी दूसरी पात्रता परीक्षा में एग्जाम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। 91 नंबर का क्वेश्चन जो आपके सामने है, कह रहे हैं कि उस युक्ति का चयन कीजिए। मतलब युक्ति मीन्स क्या होता है? तरीका, मेथड। उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। ठीक है भाई, युक्तियां ये लिखी हुई 4 मेथड आपके पास हैं और देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे चूज करना है। ओके, मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। ठीक है, अब इन्होंने लिखा है ट्रांस लैंग्वेजिंग, तो परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग का मतलब होता है किसी एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना या उस दूसरी भाषा के थ्रू पहली भाषा को समझाने का काम करना। तो ये बात तो यहाँ पर है नहीं। याद करने की कोई बात हो नहीं रही है, पुनरावृत्ति करने की कोई बात हो नहीं रही है। स्वनिरीक्षण का मतलब है
सेल्फ इंस्पेक्शन, ओके, सेल्फ इंस्पेक्शन हो ही रहा है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। सेल्फ स्टडी सुनी होगी, है ना। आज सेल्फ इंस्पेक्शन भी समझ लो कि वो क्या होता है, ठीक है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे और जो क्वेश्चन कहेगा वही हमें बताना होगा। कक्षा सेकंड के विद्यार्थी हैं, एक कविता गा रहे हैं, या मेरी नाक है या मेरे कान हैं, या कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। आप समझते ही हो, है ना, कि छोटी क्लासेस में वो जो होता है ना, वो एक्शन के थ्रू ही क्लास करी जाती है ना। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, टीचर्स का भी, ठीक है। तो एक्टिविटीज़ के थ्रू वहाँ पे पढ़ाने का काम किया जाता है। तो जैसे उनके टीचर्स ने उनको पढ़ाया होगा वैसे ही बच्चे भी कर रहे हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। एक्चुअली विभिन्न दर्शनग्राही, मतलब बहुत सारी चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेट करके नहीं भाई, अगर सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट कर रही होगी तो बताती ना कि ये कान है, यहाँ के बात खत्म हो जाती है। बच्चे फिजिकली इन्वॉल्व थोड़ी होते। श्रव्य भाषिक ना, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। समग्र भौतिक प्रक्रिया जैसे कि मैंने बताया कि फुली फिजिकली इन्वॉल्वमेंट या रिएक्शन के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना, उससे बच्चे क्या होते हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं किसी भी चीज़ को, या बॉडी पार्ट्स नेम जो होते हैं अब उनको सीखने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती है। और कह सकते हो कि वो विजुअल लर्निंग के थ्रू फिजिकली इन्वॉल्व होकर के चीज़ों को आसानी से समझ लेते हैं, उनके प्रति उनका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है जिससे कि उन्हें फिर वो कभी भूलते नहीं हैं, ठीक है। आइए, आई थिंक आपको समझ में बच्चा आ गया होगा। और यार इससे ज़्यादा मैं क्या समझा सकता हूँ, समझ लो ना, मज़े आ जाएंगे यार। एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 30 में से 30 हिंदी में लेके आते हैं, नई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आप ध्यान से सुने और पढ़ें बस। जिनको ज़्यादा स्कोर चाहिए वो भी ले सकते हैं। विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों को उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वे अपने सवालों को दूसरे समूह के साथ अदला बदली करते हैं, सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। मतलब समझ लो ना, कोऑपरेटिव लर्निंग चल रही है। यह किसका उदाहरण है, पढ़ लो यार, क्या करना है। पठन आकलन, सहपाठी आकलन चल रहा है ना। हम सीखेंगे, आप चेक कर लेना, आप सीखिए, हम चेक कर लेंगे, आपस में लर्निंग को रखेंगे और ये बोथ साइड लर्निंग भी हो जाएगी, ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग इसी को कहा जाता है। सो 93 का जवाब आपको मिल चुका है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आइए 94 को समझते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। अच्छा, जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे होते उन बच्चों की सबसे बड़ी एक समस्या ये भी है कि उन्हें लगता है यार क्वेश्चन देख के ही घबरा जाते हैं कि यार इतना बड़ा लिखा हुआ कैसे करेंगे, मैं तो भूल ही जाऊंगा ना कि ऊपर से पढ़ रहा हूँ कि ये नीचे तक ऑप्शन तक कैसे आएंगे। ना, कुछ मत कीजिए, चिंता मत कीजिए यार, पढ़ो, मेरे साथ आके प्रैक्टिस कीजिए, बस कुछ नहीं करना है। ज़्यादा दिमाग इधर उधर दौड़ाओ मत, ठीक है। मैं हूँ ना, करता हूँ। मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है कि किस विषय पर, मतलब थीम को जानने का काम हो रहा होता है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए, कुछ तो नहीं करना। जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। गतिबोधक आप समझ लो ना, वही बात है, फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्शन के थ्रू लर्निंग चल रही है, ठीक है। चलते हैं 95 को समझते हैं। सबसे पहले 95 नंबर आपका ये देखिएगा। 95 में आएंगे, यहां पर भी असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, तो समझिए, पढ़ेंगे इनको, आसान है, घबराइए मत। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी, क्या हो गया भाई, थोड़ा सा अंदर लाते हैं इसको, अभी ठीक है। विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के सक्षम प्रयोगकर्ता होते हैं। बात सही है, बिल्कुल बात सही है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी ना। भाई विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु के अनुसार भाषा के प्रयोग में सक्षम तो होते ही हैं।
भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। देखो यार, ये तो तर्क बहुत गलत है। भाषा और संस्कृति में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, उसके कारण किसी भी बच्चे में ऐसी अक्षमता थोड़ी पाई जाती है कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट न कर सके। इसलिए आप ढूंढ लो जिसमें ए सही हो और आर गलत हो। ढूंढो कहाँ मिल रहा है। ये देखिएगा चौथा ऑप्शन, ए सही है, आर गलत। ठीक है, 96 में आएंगे और समझेंगे। प्यारा सा क्वेश्चन है। कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से, और एक 2 वर्षीय बच्चे से कुछ अलग तरह से बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि उसकी सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है? उपयोगितावादी। भैया, उस बच्चे के अंदर ऐसे गुण हैं कि वो अपने विचारों, अपने भाषा व्यवहार को सही प्रकार से जानता है। कुछ लोग या कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो किसी भी बात को सीखने के बाद किसी भी स्थिति में सेम बात करते हैं, और यहाँ से उनका सामाजिक स्तर पर जो भाषिक व्यवहार होता है वो अनुचित हो जाता है। स्थिति के अनुसार अगर आप अपने भाषा का प्रयोग में स्किल्ड नहीं है तो फिर आपके अंदर भाषिक कौशल कैसे हुआ? नहीं हुआ। उसमें आपके अध्यापक और आप दोनों फेल हो गए। ठीक है, यहाँ पर मंजीत ना हर स्थिति में अपनी भाषा शैली में बदलाव ले आता है और बड़ी सहजता से ले आता है। इसका मतलब है कि भाषा के वो किस गुण में है? उपयोगितावादी, मतलब भाषा का सही रूप में उपयोग करना वो जानता है। ठीक है, 97 में आएंगे। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, पढ़ेंगे और समझेंगे। कह रहे हैं एक माँ ने, बच्चा बड़ा क्वेश्चन देख के घबराइएगा मत प्लीज़ ना, वो हो ही जाता है। और ये सीटेट की परीक्षा है, बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे तो फिर एक्चुअली वो आपके लर्निंग कॉन्सेप्ट को जानना चाहते हैं कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, और अक्सर बच्चे क्या होते हैं ना, चीज़ों को तोते की तरह रट के निकल जाते हैं, वहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुने और ना ही अपने भाई बहनों से सुने। इस बात को लेकर वह भ्रमित होती है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार, आसपास के परिवेश से में लोगों का अनुसरण करके भाषा सीखते हैं। बात तो ठीक है, उसका यह मत किससे प्रतिध्वनित या मेल खाना होता है? तो देखिएगा, व्यवहारवाद। जान दो क्या है? बच्चे मतलब जो माँ का ख्याल है वो व्यवहारवाद का है। समझ लो ना, क्योंकि उनका मानना है किसका? माँ का, बच्चे की माँ का, कि बच्चे हमेशा से अपने परिवार, पास पड़ोस के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा के शब्दों, उसके उतार चढ़ाव और भावों को सीख करके ही उसका प्रयोग करना सीखते हैं। लेकिन वो देख रहे हैं कि उनकी बच्ची ने कुछ ऐसा सीख रखा है जो परिवार और पास पड़ोस में नहीं प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक है, तो वो इस चीज़ को लेकर भ्रमित हैं। तो क्वेश्चन ये है कि माता जी का जो ख्याल है वो किस कारण है? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से व्यवहारवाद पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, 98 नंबर देखेंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के बुनियादी प्रदान करता है? देखो भैया, 98 में सही उत्तर क्या बनेगा? उद्गामी साक्षरता। ये आपका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन पढ़ लो, समझ आ जाएगा। कौशलों के उस समूह को क्या कहोगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं? मतलब विद्यालय जाने के पहले चीज़ों को सीखना और उसके बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियादी प्रदान करता। नहीं समझे इस चीज़ को? मैं इसको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बच्चा ये कह रहा है कि विद्यालय जाने से पहले बच्चे के अंदर किसी स्तर के कौशल भी होते हैं। भाषा प्रयोग का कौशल होता है, व्यवहार का भी कौशल होता है, और जब बच्चा इस विद्यालय जाता है तो विद्यालय की भाषा और व्यवहार तो औपचारिक हो गया ना, फॉर्मल हो गया ना।
तो ये फॉर्मल बिहेवियर को सीखने और करने के लिए इसका जो इनफॉर्मल बिहेवियर था या इनफॉर्मल लर्निंग जो थी वो उसका आधार बन जाती है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बुलाया जाता है? उद्गामी साक्षरता कहा जाता है। ठीक है, 99 में आएंगे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहने एक दादी अथवा नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों से कहानियां पढ़कर सुनाना पसंद करती है। ठीक है, पुस्तकों से देखकर पढ़कर उनके सामने वो बताती हैं। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है। ठीक है, और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हो जाते हैं। ये भी सही है। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? 99 नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा है। ये हो गया संभाषिक पठन। संभाषिक पठन समझ गए ना? जो ये घटना हो रही ना उसे संभाषिक पठन कहेंगे। ठीक, 100 नंबर आएंगे। यार ये क्या हो गया? चलो ठीक है, कोई नहीं। पठन, एक मिनट इसको जरा हटा लिया जाए, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या वहां पे लिखा हो सकता है। ये देखिए उत्तर बन गया। पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्वों जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहा जाएगा? ठीक है, मतलब देख रहे हो ना कि हिंदी में इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाले अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं जिसमें जो भाषा के मूल तत्व होते हैं वर्ण और स्वरिम, ठीक है, उनको सिखाने पर जोर दिया जा रहा है। तो वो क्या किया जा रहा है आप समझिएगा कि उन्होंने क्या कहा कि समग्र से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली बॉटम अप उपागम चल रहा है, मतलब शीर्ष से मूल की तरफ। ठीक है, तो स्वनिम जो है बच्चों को अक्सर बहुत बाद में सिखाया जाता है। सबसे पहले वर्ड, शब्द और वाक्य सिखा दिए जाते हैं, उसके बाद वो कहानियाँ और पैराग्राफ पढ़ना सीख लेते हैं। बहुत काफ़ी हद तक बड़े होने के बाद भी बच्चों को स्वनिम सीखने का अवसर मिलता है ना। एक तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। दूसरी बात ये है कि जब किसी बच्चों को स्वनिम ठीक से समझ में आ जाएगा, शब्दों को मिलाकर बनाना उनको आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए ना कि बच्चे ने बॉटम अप कर दिया। मतलब पहले शीर्ष की ओर गया, बाद में नीचे की ओर। पहले उसने कठिन और अच्छी बेहतरीन चीज़ सीखी, उसके बाद नीचे की तरफ आया। ठीक है, 101 में देखिएगा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आपका पहले स्टेटमेंट है, वही बात है। तो ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। 101 में देखिएगा क्या है, ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी सीखना, सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। देखो ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ध्वन्यात्मक वर्तनी का मतलब होता है जोर जोर से बोलना। ठीक है, यह साउंड क्रिएट करने से बच्चों को लिखने में समस्या होगी, सीखने की योग्यता मंद हो जाएगी। ये बात तो गलत है ना। अब देखो जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपने आविष्कृत वर्तनी का प्रयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की योग्यता को मंद नहीं करती है। सो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, जो ए गलत करेगा और आर सही। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे 102 में आ जाएंगे। 102 को ध्यान से देखेंगे। नई भाषा सीखते समय बहुत से शिक्षार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। सीटेट की परीक्षा में कभी भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप वापस जाके पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? तो बहुत प्यारा सा ऑप्शन आपको देखो दिख रहा है कि कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हों। मतलब जिस भाषा को सिखाना चाहते हो ना उसका प्रयोग अधिकाधिक हो। तो सिंपल सी बात है, धीरे धीरे वो भाषा व्यवहार में आ जाएगी और आत्मविश्वास की जो कमी है वो अब नहीं होगी। ठीक है, 103 में देखिएगा, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है।
निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका हो सकता है? तो देखिएगा, प्रभावशाली तरीका की बात कर रहे हैं, नई शब्दावली पढ़ानी है कक्षा 3 के बच्चों को। एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। कक्षा 3 के अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सिखाने का प्रभावशाली तरीका हो सकता है? तो देखिए, अध्यापिका श्यामपट्ट शब्द का अर्थ लिखे, नहीं भैया, प्रभावशाली तरीका ढूंढना। ये देखिए मिल गया। अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करे। नहीं समझे? देखिए, अगर आपने शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखा, बच्चा रटने की तरफ चला गया, उसके विलोम शब्द बताएंगे। ये देखिए लिखा ना विलोम शब्द, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चों को उनके शब्द का अर्थ बता दोगे तो क्या वही बात रोट लर्निंग की तरफ चले जाएंगे, है ना। बच्चों को शब्दों की ठोस परिभाषा बता दीजिए, परिभाषा भी क्या हो गई, एक तरीके से रोट लर्निंग को रिप्रेजेंट कर रही है। भैया अगर बच्चों को विशेष स्थिति में या कोई भी सिचुएशन उनके सामने आती है और उनको उन शब्दों को प्रयोग करने के लिए कह दिया जाए, या अध्यापक या जो उनके MKO हैं उनको प्रयोग करने दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि बच्चों के लिए वो चीज़ आसान हो जाती है। ठीक है, आते हैं 104 नंबर पे देखेंगे, भाषा सीखना किससे संबंधित है? ओह, बढ़िया चीज़ है, अच्छा क्वेश्चन है। 104 को देखिएगा, भाषा सीखना एक प्रकार का कौशल है। ठीक है, भाषा सीखना क्या है? एक प्रकार का कौशल है, स्किल है। ओके, आते हैं 105 नंबर। ओहो, देख के घबराहट हो गई होगी कि यार इसको कैसे करना। देखो कैसे करना है, हम आपको तरीका सिखा रहे हैं। पठन के तरीकों का, पठन के तरीके समझ लो ना, कि एक्चुअली बच्चों को ना रीडिंग का प्रोसेस नहीं पता होता। हम लोग बहुत काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तब भी हमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि दो चीज़ों का जवाब नहीं मिला होता। एक तो ये कि सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा जा रहा है, उससे बेनिफिट क्या होंगे। दूसरा ये कि किसी भी सब्जेक्ट को सीखे जाने का ढंग क्या है। बस क्या है ना, किताब के ऊपर चढ़े बैठे हैं कि यार नहीं उसको याद ही करना, याद ही करना, कल मैम सुनेंगे, टीचर सुनेंगे, क्लास नोट बना के ले जाना है ना, हो गया ना। तो यार एग्ज़ाम को, परीक्षा को, सीखने को बोझ क्यों बना रहे हो? नहीं बनाना है। इसी पर क्वेश्चन है, देख लो समझ जाओगे। पठन के तरीकों का मतलब किसी भी चीज़ की रीडिंग कैसे करी जाए, पाठक को क्या करना चाहिए, इसका मिलान करना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आपके पठन के तरीके लिखे हैं और पाठक को क्या करना है। देखो, अनुमान लगाना। कई बार हम कोई चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, या कोई पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि हमें बहुत सारे वर्ड्स का मीन नहीं पता होता है। लेकिन अगर आपके अंदर अनुमान लगाने की कैपेसिटी है तो आप पैसेज की थीम तक पहुंच जाओगे, आप उसके अर्थों तक पहुंच जाओगे, आप आसानी से उस पैसेज में, कॉम्प्रिहेंशन में क्या कहा जा रहा है वो बात आसानी से बता दोगे। ठीक है, तो भैया अनुमान लगाने को कैसे लिखोगे, लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए ना छोड़ दो। अपरिचित शब्दों को समझने के लिए पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों में बदल देनी चाहिए। देखो मैंने वही बात करी कि जो अपरिचित शब्द हैं उनको समझने के लिए क्या बता रहे हैं कि पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों के बदल देनी चाहिए। मतलब कठिन शब्दों का अर्थ जान लो, ना गूगल कर लो, नहीं भाई। शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचना किस तरह संरचित की गई होंगी। तो देखिए, शीर्ष को पढ़ के चैप्टर में क्या होगा ये बहुत हद तक अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका शीर्ष क्या होना चाहिए ये अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। तो ये अनुमान लगाने में नहीं आएगा। पाठ्य पुस्तक में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया, ना यार सुनो, 5 नंबर मिल गया। देख लो कैसे। पाठ्य सामग्री किस बारे में है यह जानने के लिए शीर्षकों और चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। जो वहाँ पे चित्र या जो चीज़ों को हाईलाइट किया गया है उनको समझने की कोशिश करो, वहीं से आपको पूरे थीम के बारे में पता चल जाएगा। मतलब हुआ कि ए के साथ 5 नंबर बैठेगा, ऑप्शन चूज करो। ए के साथ 5 नंबर बैठने वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है। अब बाकी आप पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो ना पढ़ो। अब देख लो आपके मेल खा जाएंगे। जैसे बी के साथ फर्स्ट बैठेगा, निष्कर्ष निकालना। अब फर्स्ट में क्या करें, लेखक कैसे लिखते हैं, इसके आधार पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस कर रहा। भाई अगर आपको लगता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष क्या होगा तो राइटर की थीम को तो जानना पड़ेगा ना, सिंपल है।
तो अब मैं बाकी की चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे निकालना है। ठीक है, जिन बच्चों को वापस इसको देखना है, सारे ऑप्शन समझने हैं, तो आप पढ़ोगे, आपको आ जाएगा समझ में। अब आइएगा, एक कॉम्प्रिहेंशन आया। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि यहाँ पर आपका 15 नंबर का पेडागोजी होगा और 15 नंबर में आपका कॉम्प्रिहेंशन होगा। किसी भी विद्यार्थी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं पेपर 1 करा रहा हूँ तो पेपर 2 का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ये पेपर 2 वाले इसको ना देखें ना पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अपने स्वार्थ या संस्कृति के कारण सामान्य व्यवहार में हम कितनी बार सबसे धन्यवाद बोलते हैं। बड़ा आम हो गया यार, थैंक यू सॉरी तो बहुत तेज चल रहा है। कुछ भी हो, अपना स्वार्थ हासिल करना है, सॉरी कह देना है, थैंक यू कह देना है। ठीक है, तो यह कृतज्ञता सिर्फ उन्हीं तक सीमित क्यों? हमें मानव जन्म देने वाले ईश्वर के लिए और जलवायु, भोजन और ऊर्जा जैसे बहुत सारे उपहार देने वाली प्रकृति के लिए भी क्यों नहीं थैंक यू होना चाहिए? हम ईश्वर से संवाद करें कि वह हमारे हृदय में पवित्रता, सद्गुणों के प्रकाश को आलोकित करें। दुखों के कारण तो हमारे विकार हैं, बुराइयां हैं। हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। देख लो, जब जब हमारे अंदर अज्ञानता होगी तब तक हमारे जीवन में अंधकार आएगा। प्रकाश होते ही उसका सामर्थ्य खत्म हो जाता। किसका? बुराई का। सुख दुख दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। बात ये भी सही है। हमें लगता है कि ईश्वर हमें दुखी कर रहा है, नहीं, हमने ऐसे कुछ कर्म करे होते हैं जिसके कारण हम दुखी हैं। हमें समझना चाहिए कि बिना दुख भोगे सुख नहीं पाया जा सकता। मानवीय पुरुषार्थ करते रहें, मन की कोठरी को स्वच्छ रखें, जहाँ जरूरत हो प्रायश्चित भी अवश्य करें। कौन जाने कब किस रूप में प्रभु किस माध्यम से सहायक हो जाएं। ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य है। कितनी प्यारी बात करी है जो हर किसी को जीवन में अमल में लानी चाहिए, ज़रूरत भी है इसकी। ठीक है, और ख़ासकर आज के विद्यार्थी को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना। बहुत बेचारा परेशान है, चिंता में है, तो उसे सीखना चाहिए कि लेखक देखो क्या कह रहे हैं। ठीक, 106 नंबर को देखेंगे, उत्तर क्या बनेगा? गद्यांश के अनुसार सबसे धन्यवाद कहने का कारण नहीं है। तो देखिए, स्वार्थ और संस्कृति तो लिखी थी कि कारण है, स्वभाव हो सकता है तुम्हारा, दया से कोई लेना देना नहीं, सो उत्तर क्या बना? दया। ओके, 107 में आना, हर बुराई अज्ञान के अंधकार में फैलती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य मैंने आपको बताया था कि अज्ञानता के कारण बुराइयां फैलती। अगर आपको ज्ञान है तो बुराइयां नहीं फैलेंगी, और अज्ञानता है तो बुराई जरूर फैलेगी। ठीक है, 108, सुख दुख का कारण है तुम्हारे कर्म। इस पर तो हम लोग बात अभी करके आए, है ना। हाँ बेटा, एक चीज़ देखो मैं मिस कर गया आपको बताना कि आप अपनी सोच के आधार पर यहाँ उत्तर नहीं करोगे। पैसेज में जितनी चीज़ें बताई गई हैं बस उन्हीं पर बात करोगे, वहीं से उत्तर बनाओगे, इसके अलावा आप कुछ नहीं करोगे। गद्यांश के अनुसार देखिएगा कि मैं सारे उत्तर वहीं से बनाऊंगा। गद्यांश के अनुसार प्रायश्चित के साथ साथ मानव को क्या करना चाहिए? बताओ भाई, क्या करना चाहिए? आपको लग रहा है क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, मानव का जो गुण है वो यही है कि वो अपने पुरुषार्थ को सिद्ध जरूर करता रहे। ठीक है, उसका मुख्य धर्म, मुख्य कर्म उसका यही है। मन की कोठरी को स्वच्छ रखें। इससे तात्पर्य क्या है भैया? मन के कारण ही तो सारे विकार पैदा हो रहे हैं, तो मन से सभी बुराइयों के को निष्कासित करें। ठीक है, निकाल फेंकें, यही तो बात कर रहे थे वो। 111 में देखिएगा, कहने कि जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ऊपर लिखा था, अगर किसी को ना मिल रहा हो तो यार देख लो, जीवन का मुख्य देखो लिखा है ना, ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना एक ऐसा अचूक तरीका है जो हमें असंतुष्टि और ईर्ष्या जैसे निकृष्ट बातों से ऊपर उठाता है, और यही हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य मिला। आइए भाई देख लो क्या है, ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना। 112 में देखिएगा, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? अच्छा देख लो, स्वार्थ का मतलब तो समझते ही हो क्या होता है भाई।
स्वार्थ तो अपने लाभ के लिए होता है, निस्वार्थ जिसमें आपका लाभ न छिपा हो। मानवीय शब्द से क्या तात्पर्य है, सॉरी तात्पर्य नहीं है, मानवीय शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए प्रत्यय वे होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम के पीछे आकर उसके अर्थ को बदलने का काम करता है, वो है आपका ई। इसको ऐसे ब्रेक करा सकते हो, मानव प्लस ई क्या बन जाएगा, मानवी। 114 में आइएगा, कौन सा शब्द युग्म समूह से भिन्न है। देखिए शुद्ध अशुद्ध पेयरब भी है और विलोम भी बनाता है। सुख दुख ज्ञान अज्ञान अंधकार अंधेरा नहीं बनेगा, ये उत्तर बन जाएगा। 115 नंबर। अरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, बहुत प्यारा मतलब है वो। नहीं 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 सॉरी, ये तो यार किसी और कविता का है, वेट चलना पड़ेगा भाई। ये देखिएगा 115 से 120 लास्ट कविता है हमारे सामने, लास्ट कॉम्प्रिहेंशन है। 10 मिनट का समय और दीजिएगा, 10 मिनट नहीं लगेंगे, 5-7 मिनट ही लगेंगे, लेकिन यार कविता बहुत अच्छी है, पढ़ लो सीख लो, मज़े आ जाएंगे। शैलेंद्र सिंह चौहान की ये कविता है, राइटर का नाम है शैलेंद्र सिंह चौहान, कभी कभी इन्हें शैलेंद्र कुमार सिंह चौहान भी लिखते हैं। आया समय उठो तुम नारी, कितनी प्यारी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। आया समय उठो तुम नारी, युग निर्माण तुम्हें करना है, आज़ादी की खुदी नींव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है। अपने को कमजोर न समझो, जननी हो संपूर्ण जगत की, गौरव हो। और है, अब नहीं है, ठीक। पढ़ते हैं। कविता का मुख्य स्वर क्या है, आपको क्या फील हुआ कविता पढ़ने के बाद। कहीं न कहीं नारी उत्थान की बात करी जा रही थी, स्त्री शक्ति के ऊपर बात करी जा रही थी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन बन गया आपका 3rd। ओके, अच्छा, कविता के अनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति में स्त्री की भूमिका क्या है। नगण्य तो उसने कही नहीं, आप देख ही रहे थे, वो कह रहे थे कि भैया एक पत्थर उठाओ आप भी रखो। संज्ञान योग्य, संज्ञान योग्य समझ लो ना, मतलब उसे भी शामिल करने के लिए विचार करना चाहिए, ठीक है। 117 आ जाना। स्त्री के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है कविता में, ठीक है। तो आप समझ लो कि उन्होंने कहीं पर भी अबला शब्द का यूज नहीं किया, है ना। नारी को सबला बताया, नींव कहा, गौरव कहा, ताकतवर कहा, शक्तिशाली कहा। अबला तो वो हो गए ना जिसमें बल नहीं हो, है ना। और नारी के लिए अबला शब्द यूज करना ये तो पारंपरिक है ना, आधुनिक तो वैसे भी नहीं है। 118 नंबर में आ जाओ। स्त्री की निर्माणकारी शक्ति का भाव कविता की किस पंक्ति में निहित है। निहित का मतलब होता है शामिल होना। तो भैया सारी कविता पढ़ो। युग निर्माण तुम्हें करना है, क्या करना है, युग निर्माण तुम्हें करना है, ठीक है, इसमें आ जाएगा। कविता के अनुसार स्त्री को क्या करना चाहिए, स्त्री को स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा, है ना। कहीं न कहीं ये नारी में उत्साह भरने का ही तो काम करेगा। लास्ट 120 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो, बात खत्म हो जाती है। जननी हो संपूर्ण जगत की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिएगा कि जा शब्द 2 बार आ चुका है, ठीक है, 2 बार आपका ना शब्द यूज किया गया है। तो अनुप्रास से, अनु का मतलब होता है फॉलो करना, प्रास का मतलब होता है वर्ड जहां पर एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस, पूरा 30 क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। और बच्चा अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ लोगे, सीख लोगे, तो मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि आपके 30 आउट ऑफ 30 जरूर आएंगे। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे, लेकिन अगली क्लास में मिलेंगे CDP क्लास के साथ। लेकिन बच्चा एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि सेशन को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलोगे और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज की क्लास को यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए।